सबसे पहले मैं आपका द जीनियस ट्रेडर विराट चैनल में स्वागत करता हूँ। चलिए मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। मैं पिछले 3 से 4 साल से मार्केट में काम करता हूँ, लेकिन जो प्रॉफिटेबल जो हुआ मैं तकरीबन 1 साल से। पहले मुझे लॉस ही लॉस था। बहुत सारे लोगों के प्राइम ग्रुप ज्वाइन किए, बहुत सारे लोगों के कोर्सेज भी किए, लेकिन आखिरकार हाथ में कुछ नहीं है। मार्केट में जो काम आता है वो सिर्फ खुद का एक्सपीरियंस काम आता है, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं आता है। कोई भी बंदा अगर आपको सही रास्ता दिखा दे और आप उस पर चले तो आपकी नया पार होगी। मैं आपको इस चैनल पर ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, वो भी बैक टेस्ट के साथ। आपने सिर्फ उस पर 5 से 6 मंथ चलना है। शेयर मार्केट में कदम रखने से पहले आपको यह बात जानना बहुत ही जरूरी है। अमेरिका में एक सर्वे के मुताबिक 55 से 65% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वही अपने भारत में 3 से 8% लोग इन्वेस्ट करते हैं। और भारत में सेबी के मुताबिक ऑप्शन ट्रेडिंग में 11% लोग ही सिर्फ पैसा कमाते हैं और 88% लोग पैसा गंवाते हैं। यह आपको जानना निहायत ही जरूरी है। इसलिए आप सोच लीजिए कि शेयर मार्केट में कितना कंपटीशन है। इसी को देखते हुए आपने प्रैक्टिस करनी है और आपने 11% प्रॉफिट अगर लोगों ने आने हैं। सबसे पहले जो एक बात बताता हूँ, जिसको नॉर्मल नॉलेज है शेयर मार्केट का वह यह वीडियो ना देखे, क्योंकि यह बहुत ही बेसिक वीडियो है। जिसको कुछ भी नॉलेज ना है उन्हीं के लिए यह वीडियो मैंने बनाया है। तो शेयर मार्केट क्या है? जैसे सब्जी मंडी में जाती है हम सब्जी खरीदने के लिए, वैसे ही शेयर मार्केट में शेयर्स की खरीदी और बिक्री होती है। शेयर्स क्या होता है? शेयर मतलब किसी कंपनी का एक भाग होता है, मतलब अलग अलग भाग करके बांटे हुए हैं, उसी को बोलते हैं शेयर। ठीक है, समझ लो किसी कंपनी को पैसे चाहिए क्योंकि उसको उसके बिजनेस को और बढ़ाना है, तो कंपनी को बैंक के पास जाना चाहिए, ताकि बैंक लेकिन उससे क्या लेगी? इंटरेस्ट लेगी। तो कंपनी क्या करती है? उसका कुछ भाग बेच देती है। वो किसको बेचती है? बाकी हिस्सेदार मतलब हमारे देशों को बेचती है। तो हम अपना पैसा कंपनी को देते हैं और कंपनी उसी पैसों से बिजनेस बढ़ाती है, और इस प्रकार कंपनी का काम चल जाता है और कंपनी प्रॉफिट में आएगी तो हमें नफा होता है। जैसे हमारे शेयर भी बढ़ेंगे उससे हमें प्रॉफिट होगा। इसी को बोलते हैं शेयर। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट इसमें हम पैसे रखते हैं, वैसे एक ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है और एक डीमैट अकाउंट भी होता है। अभी बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट क्या है पता नहीं, और डीमैट अकाउंट क्या है पता नहीं। वो ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट का फर्क ही नहीं जानते। आप ध्यान से सुनिए। ट्रेडिंग अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसके अंदर हम शेयर लेते हैं, जैसे कि एंजल वन का हो सकता है, जरोदा का वन हो सकता है, या धन का हो सकता है। ऐसे अलग अलग ब्रोकर, हर ब्रोकर का अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट है, उसके जरिए हम शेयर को खरीदते और बेचते हैं। उसके बाद एक होता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है? हम जो शेयर एक दिन से ज्यादा दिन के लिए लेते हैं वह हमारे शेयर कहा जाते हैं डीमैट अकाउंट में जाते हैं। और जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे ट्रेड करते हैं वो हम इसी अकाउंट में करते हैं, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट है। और जो हम एक दिन से ज्यादा दिन के लिए होल्ड करते शेयर, वो शेयर कहाँ रहते? डीमैट अकाउंट में रहते। पता चल गया आपको? डीमैट अकाउंट में एक दिन से ज्यादा दिन के लिए जो शेयर हम लेते हैं वो डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। अब ये एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज, दो एक्सचेंज है इंडिया में, एक तो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एनएसई और बीएसई। कंपनी, नई जो कंपनी होती है वो कंपनी, ये समझ लो एक कंपनी, ठीक है, ये है एबीसी कंपनी। एबीसी कंपनी को कुछ पैसा चाहिए, तो एबीसी कंपनी क्या करेगी? अपने शेयर का 25% भाग बेच के क्या करेगी? एक्सचेंज के पास जाएगी। एक्सचेंज क्या करेगा? उसको
बेचने की अनुमति देगा। जैसे डॉक्यूमेंट कार्रवाई जो भी होती है वो डॉक्यूमेंट कार्रवाई करके बेचने की अनुमति देगा। तो एक्सचेंज के अंदर एनएससी और बीएसई में वो शेयर की लिस्टिंग हो जाती है, जिसको आईपीओ बोलते हैं ना। पहले आईपीओ निकलता है, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको आईपीओ का। तो यही शेयर क्या होते हैं, एनएससी के थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट से हम ले सकते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट से पैसा हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से हम शेयर लेंगे, वो शेयर कहा जाएंगे डीमैट अकाउंट में। अगर हमें शेयर बेचना है तो डीमैट अकाउंट से वापस हमारे शेयर कहाँ आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। फिर ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या करेंगे, शेयर को बेचेंगे, फिर पैसा वापस कहाँ हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट से हम विड्रॉल करेंगे तो वापस हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। इस प्रकार यह चलता है, यह आपको पता होना चाहिए। और एक बात, अगर आपके पास होल्डिंग वाले 4 से 5 लाख के समझ लो शेयर, और उस शेयर का होंगे डीमैट अकाउंट में, और आपको ट्रेडिंग जो अकाउंट है, जैसे आपको जरोदा में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, किसी और अकाउंट में करनी, तो आप अपने होल्डिंग वाले शेयर दूसरे अकाउंट, जैसे कि अगर आपको एंजल में अकाउंट करना है तो एंजल में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर किसी को करना है तो यह बाद में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस। स्टॉकेज, STOC, स्टॉकेज आपने डालना है यहाँ पे वेबसाइट है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक। स्टॉकेज वेबसाइट पे जाओगे आप, तो किसी शेयर का आपको समझ लो फंडामेंटल एनालिसिस करना है, तो आपने उस शेयर का नाम यहाँ पे डालना है। जैसे कि मैंने डाल दिया टाटा मोटर, ठीक है, टाटा मोटर्स। इसमें जाना है आपने फंडामेंटल। अभी ये कौन से सेक्टर का स्टॉक है यहाँ पे आपको पता चलेगा। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्टॉक है, इसकी वेबसाइट आ जाएगी, इसका प्राइस आ जाएगा, इसका मार्केट कैप कितने करोड़ का है, देखो 2,30,826 करोड़ का है, ठीक है। तो ये नीचे जो है ना, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, इंडस्ट्री बी, बुक वैल्यू, पीएल, ये इतना देखने की जरूरत नहीं है। ये कौन देखता है, जिसको हजारों करोड़ों रुपए लगाना है ना। हम छोटी मोटी इन्वेस्टर है, तो हमने मेन चीज क्या देखनी है, छोटी मोटी चीजें देखनी है, ठीक है। इसमें रिजल्ट में जाना है आपने, ठीक है। रिजल्ट में इसमें अलग अलग रिजल्ट आएगा, क्वार्टरली रिजल्ट, हाफ ईयरली और एनुअली। तो आपने एनुअली भी देखना है। एनुअली में देखना है आपने, एक तो नेट सेल बढ़ते रहना चाहिए कंपनी का, ठीक है। नेट सेल है ना, ये देखो 2020, 21, 22, 23 हर साल बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और पीएटी देखना है आपने, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स को छोड़ने के बाद कंपनी को कितना पैसा बचता है, ठीक है। अभी 2023 कितना इस साल बचा है, पिछले साल भी 2,353 करोड़, और इस साल से सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है 15,217 करोड़, ठीक है। अभी इसमें क्वार्टरली में भी देखना है, ठीक है, हाफ ईयरली भी देख सकते हो। ये कंपनी सितंबर 2023 में कितने प्रॉफिट में रही, 2,203 करोड़ रुपए, ठीक है। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी का शेयर का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। इसका फंडामेंटल अच्छा होगा, ये नेट प्रॉफिट पता चलेगा। उसके बाद आपने आपको देखना है तो इसकी बैलेंस शीट, इसमें देख सकते हो, इतनी देखने की जरूरत नहीं होती है इसकी। डिटेल में अगर आप 1-2 करोड़ लाख रुपए लगा सकते हो तो ये सब कुछ जानना जरूरी होता है, ठीक है। इसमें होता है एसेस्ट, लेबिलिटी। लेबिलिटी मतलब कंपनी के ऊपर कितना लोन है, ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। ये देखिए, कंपनी के ऊपर लोन बढ़ता रहा, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। ये हर मंथ
हर 6 मंथ के बाद भी आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद इसके लिएबिलिटीज देखनी है, एसेट लिएबिलिटीज देखना है। अभी एसेट एसेट लिएबिलिटीज से ज्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर कंपनी का भाग भांडवल जो है वो बेच रही हो, अगर कंपनी डूब गई और इसका भाग भांडवल बेच रही, तो उसका कितना पैसा आएगा, ये क्या होता है, लिएबिलिटीज। ये कितने 3,41,929 करोड़, और इसकी कितनी है, लिएबिलिटीज भी उतनी, ठीक है। मतलब कंपनी को बेच भी दिया तो जितनी लिएबिलिटीज है उतना ही इसका पैसा है। ये भी आपने चेक करना है। कभी भी लिएबिलिटीज एसेट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग में आपने क्या लिखना है, जो प्रमोटर होती है, प्रमोटर मतलब कौन होते हैं, जो कंपनी के मालिक, जिसने कंपनी बनाई या फिर जिसके ज्यादा शेयर है, वो कौन है, प्रमोटर। प्रमोटर के बाद सबसे ज्यादा ज्यादा मतलब कम से कम 50% तो होल्डिंग होनी चाहिए, और प्रमोटर की होल्डिंग कम नहीं होनी चाहिए। अभी देखो यहाँ पर प्रमोटर कितने 2021 से सेम है, ठीक है। उसके बाद एफआई कौन होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। इनकी अगर होल्डिंग बढ़ रही तो ये अच्छी बात है, ठीक है। एफआई की होल्डिंग बढ़ेगी मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये अगर इंडिया की कंपनी में पैसा लगा रहे तो ये ऐसे तो नहीं लगाएंगे। इनके पास बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बड़े सोच समझ कर ये पैसा लगाएंगे, ठीक। तो इनके साथ हमने रहना है। ये कभी भी ज्यादातर ज्यादातर प्रॉफिट में रहती है, कभी भी नहीं रहती है ज्यादातर, ठीक है। इनके साथ हमने रहना है। अभी इन्होंने होल्डिंग देखो बढ़ाई है, 13 से 15, 17, 18.40 हो गई, ठीक है, परसेंटेज दिखा है। अभी डीआईआई में कौन होते हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड कंपनी ये होती है ना, ये पूरी किसमें जाती है, डीआईआई में। इनका भी अच्छा खासा इसमें क्या है, इन्वेस्ट है। और ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल होती है ना, इसमें पब्लिक आती है पूरी, ठीक है। इसमें कोई भी हो सकता है। तो इनकी होल्डिंग बढ़नी नहीं चाहिए, ठीक है। इनकी कम होने से चलेगी या फिर सेम रहने से चलेगा, इनकी होल्डिंग बढ़नी नहीं चाहिए। देखो अगर प्रमोटर की होल्डिंग कम हो गई तो वह होल्डिंग किसके पास जानी चाहिए, एक तो एफआईआई या डीआईआई के पास जानी चाहिए, नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और ये प्रमोटर होल्डिंग प्लेज, प्लेज मतलब गिरवी रखना, ये प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग गिरवी रखी है, ये ज्यादा गिरवी नहीं चाहिए, ठीक है। 1-2% से कुछ नहीं होता है, इतनी चल जाती है। यही इसका क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस। अभी बताता हूँ मैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस आप सीख गए हो, अभी बताऊंगा मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के लिए समझ लो अभी एशियन पेंट, ठीक। इस कंपनी के चार्ट चार्ट को देखकर कोई बताएगा कि ये कंपनी यहाँ से नीचे जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल नहीं टेक्निकल एनालिसिस। जैसे कि देखो अभी यहाँ से ये स्टॉक था, एक ट्रेंड लाइन खींचते मैंने, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, स्टॉक इधर गया, गए नीचे, ये नीचे जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ से ऊपर आया था, इस सॉरी इस पहले हाई को कट कर दिया, कंपनी का शेयर ऊपर चला गया, या फिर कोई इन्वर्टेड हैमर बन गया, कोई बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल, ये क्या है, मूविंग एवरेज को कट कर दिया। ऐसे जो भी, ये आपको बाद में हर इसकी नॉलेज बताऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सिखाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आप कुछ याद नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। इस प्रकार फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी आप करके शेयर कहाँ जाएगा पता लगाया जा सकता है। एनएससी और अभी बताऊंगा एनएससी और बीएससी के बारे में। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक बात
अभी से लेकर आखिरी तक याद रखना। बीएससी में आपने कभी भी ट्रेड नहीं करना है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बीएससी भाग जाएगी, एनएससी नहीं भागेगी। आप बोलोगे बीएससी सबसे पुरानी है, ट्रेड क्यों नहीं करना है? क्योंकि बीएससी ये है प्राइवेट टाइप, ठीक है, और जो एनएससी है वो गवर्नमेंट का उसको सपोर्ट है। बीएससी में सबसे कच्चा स्टॉक है। बीएससी में तकरीबन 5 से 6 हजार स्टॉक है और एनएससी में सिर्फ 300 के आसपास स्टॉक है। आप इसका एग्जांपल देख सकते हो। अभी देखो टाटा मोटर एक सबसे बड़े स्टॉक है। अभी इसकी बाइंग और सेलिंग में दिखाता हूँ आपको, बीएससी में कितनी होगी और एनएससी में कितनी होगी। ये देखिए, ये बीएससी में, ठीक है, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी इसमें वैल्यू में देखना 24 नवंबर। ये देखो, ट्रेड क्वांटिटी टोटल वैल्यू कितना है? 5,82,886। ये कितना? बीएससी का वैल्यू है। अभी एनएससी का वैल्यू देखो, वही शेयर है लेकिन एनएससी में वैल्यू देखो, 69,51,690, तकरीबन 14 गुना है, ठीक है। इसलिए आप अर्थ में क्या करना है, एनएससी में ही ट्रेड करना है। ये ध्यान रखना है कभी भी आपको। अभी बताऊंगा आपको आईपीओ के बारे में। आईपीओ, आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब मैंने आपको पहले ही जैसे बताया था, किसी कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो वह क्या करेगी, कुछ भाग बेचने के लिए लाएगी। तो वह भाग क्या है, वह बेचेगी कंपनी। तो उससे क्या मिलेगा, कंपनी को पैसा मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? आम आदमी से। जैसे कि अभी मार्केट में आया है आईपीओ किसका, टाटा टेक्नोलॉजीज का। टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ, मैं आपको पहले आईपीओ के बारे में दिखा दूं, ठीक है। आईपीओ क्या होता है, मैं अकाउंट खोलता हूँ एक बार, उसके बाद दिखाऊंगा आपको। हाँ, चलो आईपीओ के बारे में मैं बाद में बता दूँ, थोड़ी अभी बिजी हो, बाद में आपको बता दूंगा।